दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत है दोस्तों। सुपर टेट दोस्तों, सुपर टेट का हिंदी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के लिए क्या है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का नाम है दोस्तों उम्मीद। एक विश्वास है दोस्तों कि इससे में जितने भी क्वेश्चन आपके शामिल किए गए दोस्तों, सभी क्या हैं आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक ये जो उम्मीद सीरीज है दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, तब तक मैं इसके जरिए आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों हिंदी का, ईवीएस का, इसके अलावा सीडीपी दोस्तों, 3 चीज़ का दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इस सीरीज में दोस्तों, जिस सीरीज का नाम है उम्मीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस उम्मीद सीरीज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से जो है से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करक कारक या अपादान कारक। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें क्या है कि वह कुल्हाड़ी से फल काटता है, कि जहाँ पे से आ जाए दोस्तों वहाँ पे कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है, क्योंकि यहाँ पे कुल्हाड़ी से फल को काटा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। अगर किसी चीज़ पे दोस्तों जैसे पर आ जाता, अगर दोस्तों यहाँ पे वह कुल्हाड़ी पर खड़ा है या वह कुल्हाड़ी पर बैठा है, तो यहाँ पे क्या होता? अधिकरण कारक हो जाता। और दोस्तों वहाँ पे अगर आ जाता राजा ने निर्धनों को कंबल बांटा या कंबल दिया, तो वहाँ पे दोस्तों क्या आ जाता? संप्रदान कारक आ जाता। जहाँ पे कोई चीज़ दे के वापस न ली जाए दोस्तों, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और जहाँ पे दोस्तों अलगाव का बोध हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता? अपादान कारक होता दोस्तों। क्या होता? अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है, हिंदी में कितने कारक होते हैं आपको बता दें कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और दोस्तों अगर पूछ लेता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में संस्कृत में 6 कारक होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लिंग दोस्तों जो स्त्री या पुरुष जात का बोध कराए दोस्तों, वही क्या होता है? लिंग होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, अध्यापिका, अध्यापकी या अध्यापका या अध्यापिक। तो दोस्तों आपको बता दें कि अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है? कि अध्यापिका होता है। क्या होता है? अध्यापिका स्त्रीलिंग होता है अध्यापक का। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दाता शब्द दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्री होगा या दात्र हो गया, छात्री हो गया या दात्री होगा। तो दाता का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होता है? दात्री होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अभी आपको मैंने बताया कि लिंग जो होता है वह सब जो स्त्री या पुरुष जात का बोध कराए वही क्या होता है? लिंग होता है। तो इसमें से आपका क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। इसमें कह रहा है कि ऊ एक वर्ड दिया गया है या ध्वनि है दोस्तों। पूछ रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या दंतालु है। तो ऊ दोस्तों आपको बता दें कि ऊ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, क्योंकि ऊ का उच्चारण करते समय दोनों ओठ जो होते हैं आपस में टकराते हैं दोस्तों। तो जैसे प फ ब भ म वो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ओष्ठ होते हैं। ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि तालु के अंतर्गत कौन से आते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि च, छ,
ज, झ, इया दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं आपके तालु के अंतर्गत आते हैं। और कंठ वर्ण में दोस्तों कौन से वर्ण आते हैं? कंठ में आपके क, ख, ग, घ, अंगा, और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ह भी है, और विसर्ग वर्ण जो होता है दोस्तों वो भी क्या होता है, कंठ वर्ण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि ऊ का उच्चार स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि समुच्चय शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? तो समुधन चय होगा, सम प्लस उत प्लस आय होगा, या सम प्लस उच्चय होगा, या सम प्लस उच्चय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सम प्लस उत प्लस आय जो होता है वही समुच्चय का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो दोस्तों यही राइट जवाब होगा कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य प्लस उदय जो होता है दोस्तों, यही इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह कहा शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है या समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि छत्रज्ञ दोस्तों, छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजक है? संयुक्त व्यंजक है, ऊष्म व्यंजक है, या तवर्गीय व्यंजक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि छत्रज्ञ जो है क्या है? संयुक्त व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजक होते हैं। और ऊष्म व्यंजक दोस्तों क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर स लिखा होता, स और और है जो होता है दोस्तों, क्या होते हैं आपके? ऊष्म व्यंजक होते हैं। ठीक है, और तवर्गीय त थ द ध न जो होते हैं वो क्या होते हैं? तवर्गीय व्यंजक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? छत्रज्ञ तीनों वर्ण क्या होते हैं? ये तीनों संयुक्त व्यंजक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि आग शब्द कौन सा शब्द है? आग जो है दोस्तों कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव, या देशज, या विदेशज। तो आग जो शब्द है दोस्तों ये क्या है? तद्भव है। ये अगर यहाँ पे अग्नि लिखा होता तब वो क्या हो जाता? तब वो तत्सम शब्द होता। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आग यहाँ पे वो क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, या योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाक शब्द में अगर दोनों शब्द जैसे नाक लिखा गया, ठीक है, अगर इसका विखंडन कर दें तो ना और प्लस का दोस्तों, इसमें से कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा है। न दोस्तों ना का कोई मतलब है, न तो का कोई मतलब है। तो दोस्तों जिन शब्दों का सार्थक खंड करने पे उसका कोई मतलब न निकल के आया दोस्तों, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि फूल शब्द, फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या भाववाचक। तो दोस्तों आपको बता दें कि संज्ञा वह होती जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। संज्ञा जैसे फूल है दोस्तों, तो फूल क्या है? एक फूल जाति का बोध कराए। जैसे लड़का होता तो लड़का जाति का, पर्वत होता तो पर्वत जाति का। तो यहाँ पे फूल जो होता है क्या होता है? कुछ प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों, जैसे सेना हो जाता, समूह हो जाता, तो वहाँ पे क्या हो जाता? समूहवाचक। जैसे किसी समूह का बोध होता तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सोना, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो सोना में दोस्तों क्योंकि सोना एक, सोना चांदी लोहा पीतल क्या होते हैं? एक
द्रव्य होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सोना क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे दोस्तों नहीं लगा है, तो ये कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इसमें निषेधात्मक वाक्य है, यहाँ पे मना किया जा रहा है कि मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, वहाँ पे जैसे ना शब्द का बोध हो जाए दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य पहचाने का एक ही तरीका होता है, अगर आपको कोई शब्द विस्मयवाचक दिया हो तो वहाँ पे इस तरीके से एक सिंबल बना होता है जिससे आप आसानी से उसको पहचान लेंगे कि यह विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, आश्चर्यचकित कर देना। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा। कैसा होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है? दोस्तों यथासंभव में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या व्ययभाव समास, या कर्मधारय समास? दोस्तों आपको बता दें कि द्विगु समास अगर होता तो अगर पहला शब्द किसी का अगर पहला शब्द क्या हो जाए, संख्यावाचक हो जाए, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है दोस्तों। क्या होता है? द्विगु समास होता है। या शब्दों का विखंडन करने पर उसमें कारक के कोई भी कारक अगर उसमें प्रेजेंट हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा का घर, राजगृह मतलब राजा का घर, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे यथासंभव लिखा गया है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका अव्ययीभाव समास होगा दोस्तों। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। अगर आपको कहीं पे यथा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आ दिख जाए, तो वहाँ पे दोस्तों आप सीधा सीधा वहाँ पे क्या मारेंगे? अव्ययीभाव समास वहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3, 4, 5। तो पदबंध जो होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। दोस्तों यही जो यहाँ पे नक्षत्र लिखा गया यही क्या होगा? अशुद्ध होगा दोस्तों। बाकी सभी क्या है? आपके शुद्ध वर्ड हैं। ठीक है, नक्षत्र इस टाइप से लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु सखा, हुताशन, विभावसु या विपथगा। तो दोस्तों इसमें से आपको बता दें कि वायु सखा, हुताशन या विभावसु तीनों क्या हैं? आपके आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है विपथगा, ये क्या है? आग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि सदैव में प्रयुक्त संधि, सदैव शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है उसका नाम बताना है। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। दोस्तों सदैव में स्वर संधि प्रयुक्त हो रही है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। संधि आपको पता है दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का शब्द दोस्तों किससे होता है? नाक और मुख दोनों से ही होता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि जो पहले कभी न हुआ हो। अद्भुत, अनुपम, अपूर्व या अभूतपूर्व। दोस्तों जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व होगा। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।